अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए प्रेशर कितना इंक्रीज होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट जो नॉर्मली है वो है 5 to 6 mmHg। जब वो 10 mmHg से ज़्यादा होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन काज करेगा, और अगर वो 12 mmHg से ज़्यादा होगा तो वेरिसीलियल ब्लीडिंग काज करेगा। पैथोफिजियोलॉजी यही है कि कोई भी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो इंक्रीज करेगा, मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है वो है सिरहोसिस। सिरहोसिस की वजह से क्या होता है कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है तो पोर्टल वेन से डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कोलेटरल वेसल्स बनती हैं। अब होता ये है कि ये है आपकी स्प्लीन, यहाँ से आ रही है जीआईटी से, ये स्प्लेनिक वेन, और यहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये मिलके बनाते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन आगे जाते हैं साइनोसाइड्स में, साइनोसाइड से आगे जाती है हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन से आगे इंफीरियर वेना कैवा, वहां से हार्ट। अब होता यह है कि ये जो साइनोसाइड्स हैं, अब लिवर मींस हेपेटिक, अब प्री हेपेटिक प्री साइनोसाइडल कॉजेस क्या हो सकते हैं, या तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब उसी की बात करते हैं कि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, किसी सेप्सिस या कोएगुलोपैथी की वजह से प्रॉब्लम होगी, तो पीछे स्प्लीन इनलार्ज कर गई, आपकी जीआईटी में प्रॉब्लम आ गई, वेरिसियल ब्लीडिंग शुरू हो गई। नेक्स्ट थिंग की इसके प्री हेपेटिक के बाद इंट्राहेपेटिक चले गए, लेकिन साइनोसाइड से पहले, तो वो उसका जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो है स्किस्टोसोमियासिस। ये आपने हर किसी के मेन कॉज याद करने। फिर साइनोसाइड्स में चले गए, साइनोसाइड्स में जाके आपको पता लगा कि भाई यहाँ पे तो सिरहोसिस हुआ है, सो सिरहोसिस उसका मेन प्रॉब्लम है, या कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। फिर हेपेटिक वेन में बड़ा ही प्यारा नाम आपको याद होगा कि पोस्ट हेपेटिक पोस्ट हेपेटिक पोस्ट साइनोसाइडल, वहाँ पे बड कैरी सिंड्रोम जो हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन कराता है। और एक और मैं कॉज बताता हूँ, जो पोस्ट साइनोसाइडल है लेकिन इंट्राहेपेटिक है, वही ऑब्वियसली कोई साइनोसाइड से आगे वेन एक्लूसिव डिजीज हो गई है, तो वो वेन हेपेटिक वेन से पहले ही, अगर हेपेटिक वेन में एक्लूजन है तो वो बड कैरी सिंड्रोम है, लेकिन अगर वो हेपेटिक वेन से पहले है तो कोई वेजो एक्लूसिव डिजीज वो इंट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसाइडल कॉज कर सकती है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब होगा क्या कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, ये अब आप खुद सोचें क्या क्या आ सकते हैं। कि स्प्लेनिक वेन की जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पोर्टल वेन ब्लॉक हुई, स्प्लीन इलाज की, तो जो भी हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से वो एनीमिक डिसऑर्डर्स होंगे वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे। अब कैपिट मेड्यूसी मींस के जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से अम्बिलिकल एरिया में जो कोलेटरल वेसल्स बनेगी वो होंगी कैपिट मेड्यूसी। इसी तरह रेक्टल एरियाज में वो पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स बनते हैं, एसोफेजियल एरिया में वेरिसीलियल ब्लीडिंग कॉज करते हैं, हेमोरॉइड्स इन द रेक्टल एरिया। कैपिट मेड्यूसी जो है वो अम्बिलिकल एरिया में होते हैं। अब एक और है फिटोर हेपेटिकस, ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है जो आपको मेनली जो है वो सिरहोसिस से एसोसिएटेड नजर आएगा। वो ये है कि इसमें होता है कि लंग्स में मार्केप्टन चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वीट मस्टी अडर फील होती है ब्रेथ में, तो ये भी एक साइन है लिवर फेलियर का। साथ एसाइटीज, वेरिसीलियल ब्लीडिंग, जो पोर्टोसिस्टेमिक शंट जो है वो ब्लीड करता है। अब होता ये है कि ये जो सिंड्रोम है इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये है कि एक अम्बिलिकल वेन और वेसल होती है जो इनलार्ज करती है, लेकिन आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये करना। नेक्स्ट थिंग जो है वो है अब प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, तो प्रॉब्लम मेनली जो है वो क्लिनिकली ही डायग्नोस होती है, लेकिन प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बलून कैथेटर इंसर्ट करते हैं और वो जाके हेपेटिक वेज प्रेशर को मेजर करता है। तो ये इतना जो है वो रूटीनली यूज नहीं होता, लेकिन मेनली डायग्नोसिस क्लिनिकली होगा पोर्टल हाइपरटेंशन का, क्योंकि उसमें साथ हाइपरस्प्लेनिज्म हुआ है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स डिसफंक्शन हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है और एनीमिया भी हो सकता है। लेकिन चूंकि कॉम्प्लिकेशन में वेरिसीलियल ब्लीडिंग है तो वो एंडोस्कोपी इसलिए करेंगे कि जाके पता लगे कि कोई वेरिसीलियल कॉज तो नहीं है। साथ अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई ये डायग्नोसिस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर आ जाती है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होगा कि जब आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो आपने क्या करना है कि हार्ट रेट को कम करना है ताकि जो है वो प्रेशर कम हो। उसके लिए हम देते हैं बीटा ब्लॉकर, जिसमें मेनली प्रोपेनोलोल आ जाता है। प्रोपेनोलोल की मेनली आई गेस 80 to 160 मिलीग्राम जो है वो इसकी डोज है प्रोपेनोलोल की। उसके साथ अब आपको याद होगा कि प्रोपेनोलोल तो जो है वो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, लेकिन कार्बिडिलोल जो है वो है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, और ये मोर यूजफुल है एज कंपेयर टू प्रोपेनोलोल।
सो इसलिए जो है ना वो हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो है वो आ जाता है नेक्स्ट, प्रोफाइलेक्टिक बेंडिंग। अब बेंडिंग इस तरह करते हैं कि हम एंडोस्कोपी के साथ एसोफेजियल ब्लीडिंग जहाँ भी हो रही होती है वहाँ पे बैंड्स लगा देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक सके। नेक्स्ट थिंग कि आपको मेडिसिन में अक्सर ये इमरजेंसी में मिलेगा कि एक्यूट ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमेशा जब भी पेशेंट आएगा सबसे पहले आपने आईवी फ्लूइड्स मेंटेन करने हैं, उसका WBC लाइक अनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंटेशन साथ मेंटेन करनी है, साथ प्लेटलेट्स काउंट देखने हैं। सेकंड थिंग जो है वो आपकी ये होगी कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो ये एक ड्रग है टर्लीप्रेसन। प्रेसन से आप याद करें, इसको कहते हैं वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन जो है वो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट है और इसको आपने बड़ी केयरफुली यूज़ करना है कि कहीं कोई सीवीएस का पेशेंट ना हो, उसको आप टर्लीप्रेसिन दे दो, वो आगे हाइपरटेंसिव हो और वो आपको माशाल्लाह दुआएं दे ऊपर जाके जन्नत में। नेक्स्ट थिंग इज़ के अगर टर्लीप्रेसिन के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो क्या करना है, तो आपने एंडोस्कोपिक बेंडिंग करनी है। साथ आपने क्या करना है कि जो है वो स्क्लेरोपैथी, लेकिन एंडोस्कोपिक बेंडिंग जो है वो मोस्टली यूज़ होती है। साथ आपने करना है कि अगर यहाँ से भी काम नहीं बन रहा तो टिप्स लाइन यानी कि ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट जो है वो स्टंट आपने डालना है। लास्ट में जो है वो आपने ये करना है कि कोई भी जब आप प्रोसीजर करते हैं तो साथ एंटीबायोटिक्स लाजमी देते हैं, जिसमें मेनली जो है वो हम आई गेस फ्लोक्सिसिन दे सकते हैं, जैसे वो मोस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसलिए, या फिर कोई सेफ्लोस्पोरिन या कोई भी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। साथ PPI आप लाजमी दें ताकि जो है वो एसिडिटी उसकी कम मेंटेन रहे, क्योंकि वेरिसिलियल ब्लीडिंग और भी GIT के कॉज हो सकते हैं, कोई गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो है वो आपने साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उन पे भी बहुत ध्यान देना है कि लाइक अगर अमोनिया इंक्रीज की वजह से हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो रही है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसको ट्रीट करना है, वेरिसिलियल ब्लीडिंग हो रही है उसको बेंडिंग से ट्रीट करना है, स्प्लीन की वजह से एनीमिया हो रहा है उसको ट्रीट करना है, एसाइटिस हो रहा है तो पैरासेंटिस करके फ्लूइड ड्रेनेज करनी है। इसी तरह अगर आपका कोई रीनल फेलियर है तो आपने उसके थ्रू जो है वो चेक करना है कि कोई किडनी का फंक्शन किस तरह स्टेबलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आपने पेशेंट को इमरजेंसी में जब वो आ गया है तो उसको सबसे पहले आपने कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि पेशेंट आया है, आपको लगा कि सस्पेक्टेड ब्लीडिंग है, ये एक समरी आपको जो है वो याद हो जाएगी कि सस्पेक्टेड ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आया है। सबसे पहले आपने उसको मुंह में एंडोस्कोपी नहीं घुसा देनी, आपने क्या करना है कि आपने उसको टर्लीप्रेसन और साथ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रोफाइलेक्टिकली देने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि या तो ब्लीडिंग वेरिसिलियल है या फिर नॉन वेरिसिलियल है। जब नॉन वेरिसिलियल है तो आपने नॉन वेरिसिलियल ही तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन अगर वेरिसिलियल है, ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर वेरिसिलियल है तो बेंडिंग या स्क्लेरोथेरेपी आपने कर देनी है। उसके बाद आपने देखना है कि अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी या रुक गई है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर तो ब्लीडिंग रुक गई है तो बेंडिंग के बाद ब्लीडिंग नो ब्लीडिंग, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि टर्लीप्रेसन कंटिन्यू करनी है, टर्लीप्रेसन कंटिन्यू करते जाना है। साथ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडी आपने देनी है और बीटा ब्लॉकर्स जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा देना है। और जब पेशेंट इनिशियली भी आए तो वहाँ पे भी आपने बीटा ब्लॉकर्स साथ साथ मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए देते रहना है। लेकिन उसके अलावा अगर दूसरी तरफ ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुक रही तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने या तो बैलून कैथेटर डालना है या फिर आपने टिप्स यानी कि जो पोर्टोसिस्टेमिक शंट है, और बहुत रेयरली यूज़ होता है वो है एसोफेजियल रिसेक्शन। सो पोर्टल हाइपरटेंशन में हमने देखा कि मेनली इसके लिए जो है वो वेरिसिलियल ब्लीडिंग जो है वो ही मैनेज करने के लिए हमने सारी करनी है, इंटरवेंशंस करनी है। इसके साथ जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक होती है कंजेस्टिव पोर्टल हाइपरटेंशन गैस्ट्रोपैथी। अब कंजेस्टिव पोर्टल हाइपरटेंशन जो गैस्ट्रोपैथी है ना, उसमें ब्लीडिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इवन माइनर ब्लीडिंग की वजह से मल्टीपल
ब्लीडिंग जो है वो एरिदीमा एरियाज बन जाते हैं पंक्टेट एरिदीमा के। अब जब पंक्टेट एरिदीमा के वेरियस ब्लीडिंग पॉइंट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिसिटी ज़रूर होगी, जिसकी वजह से ये डिजीज़ को मैं इतनी इंपॉर्टेंटली प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये इसमें एक बनता है स्नेक स्किन गैस्ट्रोपैथी। स्नेक स्किन गैस्ट्रोपैथी, लाइक स्नेक के ऊपर जो है वो जिस तरह डिफरेंट स्केल्स होते हैं, इसी तरह ये पंक्टेट एरिदीमा की वजह से स्नेक स्किन गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ही एनीमिया ब्लीडिंग की वजह से कंट्रोल करना है, लेकिन ये इतनी माइल्ड मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हमने मेनली इसमें जो है वो प्रोपेनोलोल यूज़ करना है, जिसकी डोज मैंने आपको बताई है कि 60 to 180, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर जो है वो प्रोपेनोलोल से काम नहीं बन रहा तो फिर आप या तो कैथेटर या फिर एंडपिट